गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो, तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन कर जाएंगे। लिखो, a solution of oxalic acid, a solution of oxalic acid, a solution of oxalic acid, formula given है COOH twice dot 2H2O। A solution of oxalic acid, ये formula given है, is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid, 0.63 gram of the acid in 250 centimeter cube of the solution, in 250 centimeter cube of the solution. Calculate the molarity of the solution. Calculate the molarity of the solution. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, A solution of oxalic acid, ये oxalic acid का फॉर्मूला है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। A solution of oxalic acid is prepared by dissolving 0.63 gram, 0.63 gram of the acid in 250 centimeter cube of the solution. Calculate the molarity of the solution. Solution की molarity निकालनी। पॉइंट 0.02 मोलर सही आंसर है। 0.02 मोलर इज करेक्ट आंसर। तो अगर आप मोलारिटी का फॉर्म, सबसे पहले तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को इंक्लूड करने पे इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है बेटा 126। तो अब मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा 0.63 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 126, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में गिवन है और आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाता है सॉल्व करके 2 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। 2 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। एक और क्वेश्चन लिखो। 15 ग्राम of methyl alcohol, 15 gram of methyl alcohol is present in 15 gram of methyl alcohol is present in 100 milliliter of solution. 15 gram of methyl alcohol is present in 100 milliliter of solution. If density of solution is 0.9 gram per milliliter, 0.9 gram per milliliter, calculate the mass percentage, mole fraction, calculate the mass percentage, mole fraction and molality. Calculate the mass percentage, mole fraction and molality of methyl alcohol in solution. Of methyl alcohol in solution. मास परसेंटेज 16.67%, ये सही निकाल रहे हो आप लोग? तो
amount of methanol given है 15 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है 100 मिलीलीटर, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ये गिवन है बेटा 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर, 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर। तो इसके बेसिस पे मास परसेंटेज निकालना है, मोलालिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब जरा देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता है, तो मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेंगे। मास ऑफ सोल्यूशन, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा 100 इंटू 0.9, तो ये आ गया बेटा 90 ग्राम। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट है मेथनॉल, तो ये आ जाएगा 15/90 इंटू 100, तो ये 16.67% आ जाएगा। ये परसेंटेज बाय मास ऑफ मेथनॉल आ गया। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालोगे? देखो सोल्यूशन का मास गिवन है बेटा 90 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन है 90 ग्राम और मास ऑफ सोल्यूट है 15 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा कितना? 90 माइनस 15, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है यहां पे वाटर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सोल्यूशन के बारे में कुछ मेंशन है? सोल्यूशन के बारे में देखो, सॉल्वेंट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। तो जब आपके पास ऐसे सिचुएशन आए कि सॉल्वेंट जो है गिवन ना हो, तो आप उसको एक्वस सोल्यूशन मान करके एनालिसिस करोगे, वैसे ये दिया होना चाहिए था। तो मास ऑफ वाटर ये हो जाएगा बेटा 75 ग्राम, 90 माइनस 15, 75 ग्राम। ठीक है, तो अब अगर आप देखो, आपको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथनॉल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथनॉल हो जाएगा बेटा 15 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेथनॉल जो कि 32 है, तो 15/32 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर ये हो जाएगा 75/18, यानी कि 25/6 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आ गया 25/6 मोल। अब देखो, अब हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल is equal to number of mole of methanol divided by number of mole of methanol plus number of mole of water। तो ये आ जाएगा बेटा 15/32 अपॉन 15/32 प्लस 25/6, 15/32 अपॉन 15/32 प्लस 25/6। कैलकुलेट करके बताओ कितना है? ये मोलालिटी बता रहे हो या मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन 0.1।
ठीक है 0.1125 0.1125 ये नमन बता रहे हैं। इसमें कैलकुलेटर इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा है। क्यों भाई नमन? अच्छा नमन, ये टेस्ट देते हुए भी कैलकुलेटर इन्वॉल्व होता है क्या नमन? बोल नहीं रहा है कुछ? अच्छा ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हाँ मैं इतनी ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल 0.1125 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालनी है मोलालिटी। तो मोलालिटी मोलालिटी क्या हो जाएगी बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है 15/32 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट का अमाउंट है 75 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है बेटा, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 75 इंटू 32 मल्टीप्लाइड बाय 1000। 15 5 जा 75, 5 से ये कैंसिल हो गया 200, 200 बाई 32। तो इसको आप अगर कैंसिल करोगे तो ये 50/8 आ गया। 50/8 50/8 तो ये आ गया 6.25 मोल पर केजी। सिक्स 6.25 मोल पर केजी, ये आ गई मोलालिटी बेटा। एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल, an aqueous solution of ethanol has density, an aqueous solution of ethanol has density 1.025 ग्राम पर मिलीलीटर। 1.025 ग्राम पर मिलीलीटर and it is 8 molar and it is 8 molar। मोलारिटी उसकी गिवन है 8 मोल पर लीटर। डिटरमाइन मोलालिटी ऑफ दिस सोल्यूशन, डिटरमाइन मोलालिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। मोलारिटी गिवन है, मोलालिटी निकालनी है। An aqueous solution of ethanol has density, an aqueous solution of ethanol has density 1.025 gram per milliliter and it is 8 molar and it is 8 molar। Determine molality of this solution, determine molality of this solution। नहीं आंसर सही नहीं है बेटा।
हाँ, ये सही आंसर है। ठीक है, सही है बेटा। अब देखो यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है और मोलैरिटी निकालनी है, तो वो डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। मैंने ये रिजल्ट बताया था, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है 8, डेंसिटी गिवन है 1.025, तो 1000 इंटू 1.025 यानी कि 1025 माइनस मोलैरिटी 8 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट है यहाँ पे इथेनॉल, मॉलिक्यूलर मास होता है 46। तो ये आ गया 8000 अपॉन 1025 माइनस 368। 8000 अपॉन 1025 माइनस 308। तो ये आ गया 657। तो 8000 अपॉन 657 मोल पर केजी, तो ये आ गया 12.17 मोल पर केजी। 12.17 मोल पर केजी। आप देखो, ये तो एक टाइप की प्रॉब्लम है जो कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट पे बेस्ड पूछी जाती है, जिसमें डायरेक्टली डिफिनीशन इन्वॉल्व है या कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन इन्वॉल्व। ठीक है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट कन्वर्ट करना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, या सीधे डिफिनीशन को यूज करके अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे बेस क्वेश्चन कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट में पूछे जाते हैं। बेटा वीडियो पॉज हो रहा है क्या? एक बार इसको रिकनेक्ट कर लेते, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। या ठीक है, कंटिन्यू करें? कंटिन्यू करें? चलो ठीक है। नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लिखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन
on concentration measurement units. Effect of dilution on concentration measurement units. Effect of dilution on concentration measurement units. देखो सबसे पहले बात आती है बेटा डाइल्यूशन है क्या। अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो डाइल्यूट करने का क्या मतलब है, तो बोलते हैं कि डाइल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट का एडिशन। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का एडिशन को डाइल्यूशन बोलते हैं। आप इस बात को नोट कर लो, लिखो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इनसाइड अ सॉल्यूशन, addition of solvent inside a solution is called dilution. Addition of solvent inside a solution is called dilution. आगे लिखो during dilution, during dilution, during dilution amount of solute, during dilution amount of solute remains unaffected. During dilution amount of solute remains unaffected. Therefore number of mole of solute, therefore number of mole of solute as well as number of gram equivalent of solute, number of mole of solute as well as number of gram equivalent of solute remains unaffected, remains unaffected. इसका मतलब देखो हम ये बोल सकते हैं therefore number of mole of solute, number of mole of solute before dilution, number of mole of solute before dilution is equal to number of mole of solute after dilution. डाइल्यूशन से पहले सल्यूट के जितने मोल्स थे, डाइल्यूशन के बाद भी सल्यूट के उतने ही मोल होंगे. नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन. अब जरा आप देखो बेटा, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है इसको आपको नोट नहीं करना, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं. मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. इसका मतलब देखो कि अगर आपको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता चल जाए, अगर आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता हो और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता हो, तो वहां पे जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे वो कैलकुलेट किया जा सकता है. अगर मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो. ठीक है, तो अब हम इसी कंसेप्ट को यहां पे यूज करेंगे. देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन. तो हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल मोलैरिटी, मान लो MI है, डाइल्यूशन से पहले वाली मोलैरिटी, इनिशियल मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनिशियल मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ये मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यहां से देखो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है.
तो इनिशियल मोलारिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन हो गया, इज इक्वल टू फाइनल मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम. इनिशियल मोलारिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम is equal to final molarity multiplied by final volume. तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है जिस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब जरा आप एक क्वेश्चन लिखो. लिखो, हाउ मच वाटर should be added, how much water should be added to 2 molar HCl solution. How much water should be added to 2 molar HCl solution to form 1 liter of 0.5 molar HCl solution. To form 1 liter of 0.5 molar HCl solution. क्वेश्चन ढंग से देख लेना, पूछा क्या गया है. ये सही आंसर है. तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा. नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन. तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोसीड करते हो तो इस क्वेश्चन में बेटा गिवन है इनिशियल मोलारिटी, मतलब आप ये बोल सकते हो MI/VI इज इक्वल टू MF/VF. यहाँ पे इनिशियल मोलारिटी 2 गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम पता नहीं है. फाइनल मोलारिटी गिवन है बेटा 0.5 और फाइनल वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर. तो यहां से इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.5/2 यानी कि 0.25 लीटर. अब ध्यान देना बेटा, ये इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.5 लीटर गिवन है. नहीं, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर गिवन है. तो दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम में जो डिफरेंस होगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड होगा. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कितना सॉल्वेंट हमें ऐड करना पड़ा डाइल्यूशन को परफॉर्म करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. तो 1 माइनस 0.25, 0.75 लीटर, 750 मिलीलीटर.
एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। लिखो 1 liter of 1/2 normal, 1 liter of 1/2 normal HCl solution, 1 liter of 1/2 normal HCl solution was heated in a beaker, was heated in a beaker when volume was reduced, when volume was reduced to 600 milliliter, when volume was reduced to 600 milliliter, 3.25 gram of HCl was given out. 3.25 gram of HCl was given out. Calculate the new normality. Calculate the new normality of the final solution. Calculate the new normality of the final solution.
चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी आंसर के आसपास नहीं है। 1 liter of 1/2 normal HCl was heated in a beaker when volume was reduced to 600 milliliter. 3.25 gram of HCl was given out. The new normality of solution. पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि फाइनली कितना ग्राम इक्विवेलेंट HCl का बचा हुआ है सोल्यूशन में। ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे? पहले इनिशियल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl टेकन इनिशियली। अब देखो, जैसे आपने देखा कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट होता है। हाँ, ये आंसर क्लोज है। तो जैसे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल होता है, वैसे नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl टेकन इनिशियली, तो 1/2 नॉर्मल 1 लीटर, तो ये आ गया बेटा 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट। अब हम ये निकाल लेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिमूव्ड। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिमूव्ड या टेकन आउट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl टेकन आउट। चलो मैं रिकनेक्ट करता हूं उसको। चलो ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिमूव्ड, तो देखो बेटा यहाँ पे बोला 3.25 ग्राम ऑफ HCl was given out। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिमूव्ड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो HCl का यहाँ पे 3.25 ग्राम HCl का हम रिमूव कर रहे हैं, और HCl का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? उसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर HCl का 1 है। HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 है, वो एक ही H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर सकता है, तो जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो डिवाइडेड बाय 36.5, तो ये कितना आ गया?
ये कितना आ जाता? 3.25 अपॉन 36.5, एग्जैक्टली बताना। .089. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिमेनिंग, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिमेनिंग, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो HCl के जो बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो कितने होंगे बेटा? 0.5 माइनस 0.089, 0.5 माइनस 0.089 कितना आया? 0.411। और देखो ये सब कुछ 600 मिलीलीटर में है, तो न्यू नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, न्यू नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.411 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 600। ये मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया बेटा 4.11/6, 4.11/6, तो 0.685 आ जाता है ये, 0.685 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक और कंसेप्ट को कंसीडर कर रहा हूं जिस पे बेस प्रॉब्लम पूछी जाती है। जैसे मान लो हमारे पास 2 एसिडिक सॉल्यूशन है या 3 एसिडिक सॉल्यूशन है, उनमें सेम एसिड भी हो सकता है, डिफरेंट एसिड भी हो सकता है, बट उनके कंसंट्रेशन और वॉल्यूम जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। अगर उनको मिक्स किया जा रहा है तो मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा उसका नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो आप नोट कर लो, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, determination of normality or molarity due to mixing of solution, determination of normality or molarity due to mixing of solution, solution को mix करने पे जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा उसकी नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? अब जैसा देखो क्या है तरीका, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है बेटा, या आप इसको एजम्पशन भी बोल सकते हो। हम ये मान करके चलते हैं कि एक एसिड दूसरे एसिड से नहीं रिएक्ट करता या एक बेस दूसरे बेस से रिएक्ट नहीं करता, इस एजम्पशन के साथ प्रोसीड करेंगे। तो आप यहाँ पे नोट कर लो, लिखो हियर वी एज्यूम दैट, here we assume that there is no chemical reaction, between two acids, or bases, there is no chemical reaction between two acids or bases। इसका मतलब ये मत समझना कि एसिड और बेस तो रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन अगर दो एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं या दो बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी।
जैसे HCl और H2SO4 अगर एक साथ प्रेजेंट है तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर HCl के साथ नाइट्रिक एसिड है तो हम ये मान करके चलेंगे कि उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुई। इसी तरीके से अगर मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों बेसिस है, तो इनके बीच में रिएक्शन नहीं होगी। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि दो एसिड्स के बीच में या दो बेसिस के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इस एजम्पशन के साथ हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक एसिड सोल्यूशन है, इसको हम बोल रहे हैं एसिड सोल्यूशन 1। अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं दूसरे एसिड सोल्यूशन के साथ, इसको हम बोल रहे हैं एसिड सोल्यूशन 2। एसिड सोल्यूशन 1 अंडरगो मिक्सिंग विथ एसिड सोल्यूशन 2, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर। एक मिक्सचर यहां पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब मान लो कि ये जो पहला एसिड सोल्यूशन है, अगर इसकी नॉर्मेलिटी N1 गिवन है बेटा, अगर इस फर्स्ट एसिड सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी N1 है और इसका वॉल्यूम V1 है, दूसरा वाला जो एसिड सोल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है, तो हमें इस मिक्सचर की नॉर्मेलिटी निकालनी है। हमें यहां पे निकालना है मिक्सचर की नॉर्मेलिटी। तो अब देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। अभी जैसा मैंने बताया कि देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू एसिड्स, दो एसिड्स के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब कि पहले वाले एसिड का जितना ग्राम इक्विवेलेंट है उसी तरीके से जितना ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे वाले एसिड का है, इन दोनों के सम के बराबर ग्राम इक्विवेलेंट मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होगा। यानी कि जो मिक्सचर के अंदर एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट है वो पहले वाले सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का होगा प्लस दूसरे वाले ग्राम इक्विवेलेंट में जितना एसिड का होगा उसके सम के बराबर होगा। तो हम ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड in solution 1 plus number of gram equivalent of acid in solution 2 is equal to number of gram equivalent of acid in mixture। ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मिक्सचर का वॉल्यूम को V मिक्सचर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है वो सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट के बराबर होगा, यानी कि वो V1 प्लस V2 होगा। तो आप देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन सॉल्यूशन 1, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, तो आप लिखोगे N1 V1 plus number of gram equivalent of acid in solution 2 N2 V2 is equal to number of gram equivalent of acid in mixture. So this is equal to normality of mixture multiplied by volume of mixture. N1 V1 plus N2 V2 is equal to normality of mixture multiplied by volume of mixture. तो यहां से normality of mixture निकाल लेंगे। This is equal to N1 V1 plus N2 V2 divided by volume of mixture, that is V1 plus V2. अगर दो एसिडिक सॉल्यूशन है उनको मिक्स कर रहे हैं तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर का ये एक्सप्रेशन होगा। अगर मान लो 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो इसी रिजल्ट को जनरलाइज कर देते हैं। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Ni Vi
I is equal to 1 to n divided by summation of vi, I is equal to 1 to n. ये जनरल एक्सप्रेशन है मिक्सचर के नॉर्मलिटी को निकालने के लिए. Normality of mixture is equal to n1 v1 plus n2 v2 divided by v1 plus v2. Yeah, this is equal to summation of ni vi divided by summation of vi. अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इसी से रिलेटेड, नोट में लिखो. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं. अगर आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन को कंसीडर करते हो तो एसिडिक सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी होगी वो उसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताएगा. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब हाइड्रोजन आयन की मोलैरिटी को बताएगा. तो एसिडिक सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी उसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की मोलैरिटी को बताएगा और बेसिक सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी होगी वो उसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल आयन की मोलैरिटी को बताएगा. और आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन आयन की मोलैरिटी या हाइड्रोक्सिल आयन की मोलैरिटी पता चल जाए तो आप उससे सॉल्यूशन का पीएच और पीओएच निकाल सकते हो. यानी कि यही इंफॉर्मेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यही इंफॉर्मेशन आगे जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे जिसके अंदर पीएच और पीओएच का कंसेप्ट आता है, तो पीएच और पीओएच को निकालने के लिए भी यही इंफॉर्मेशन यूज की जाती है. तो आप नोट में लिख लो, लिखो नॉर्मलिटी ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन. Normality of acidic solution. Normality of acidic solution is equal to the hydrogen ion concentration. Normality of acidic solution is equal to the hydroxyl ion. Normality of acidic solution is equal to the hydrogen ion concentration. Is equal to the hydrogen ion concentration present inside it. Whereas normality of basic solution, whereas normality of basic solution, whereas normality of basic solution is equal to the hydroxyl ion concentration. Whereas normality of basic solution is equal to the hydroxyl ion concentration present inside it. Normality of basic solution is equal to the hydroxyl ion concentration present inside it. तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, ये जो सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, देखो दो एसिड को मिक्स किया है तो ऑब्वियसली जो मिक्सचर मिलेगा वो भी एसिडिक होगा. इसका मतलब कि हम ये जो नॉर्मलिटी हमने निकाला ये एसिडिक मिक्सचर की नॉर्मलिटी है, एसिडिक सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी है. तो अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी है तो यही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा. इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन. मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन. और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता चल गया तो यहां से पीएच आ जाता है. पीएच इज इक्वल टू होता है बेटा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो यहां से आ गया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से उस सॉल्यूशन का पीएच मिल जाएगा. तो इस तरीके से दो एसिड या तीन एसिड को मिक्स करने पे जो मिक्सचर मिलेगा उसका पीएच निकाल सकते हैं.
तो जैसे आपने यहाँ पे दो एसिड को मिक्स करके मिक्सचर का नॉर्मलिटी निकाला है, ऐसे ही दो बेसिस, जैसे बेसिक सोल्यूशन 1 है और बेसिक सोल्यूशन 2 है, उनको मिक्स करके एक मिक्सचर अगर प्रिपेयर किया तो उस मिक्सचर का आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, वहां भी आप बोलोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन सोल्यूशन 1 प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन सोल्यूशन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन मिक्सचर, यानी कि N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो वहां से नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकालोगे और वो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के बराबर होगा, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन के बराबर होगा। और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन अगर मिल गया तो वहां से आप POH निकाल सकते हो। POH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो ये बात समझ में आ गई सबको? ये नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग कैसे निकालेंगे ये क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चन लिखो। लिखो 50 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर 50 milliliter of 0.2 molar H2SO4 50 milliliter of 0.2 molar H2SO4 is mixed with 50 milliliter of 0.3 molar H2SO4 50 milliliter of 0.2 molar H2SO4 is mixed with 50 milliliter of 0.3 molar H2SO4. Find final molarity of the solution. Find the final molarity of the solution produced. Find the final molarity. Find the final molarity of the solution produced. क्वेश्चन में गिवन है 50 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 is mixed with 50 milliliter of 0.3 molar H2SO4. Find final molarity of the solution produced. अब एक बात आप यहां पे समझ लेना बेटा कि मिक्सचर की मोलारिटी, हाँ सही है, मिक्सचर की मोलारिटी अगर आपको निकालनी है तो मिक्सचर की मोलारिटी आप डायरेक्टली तभी निकाल पाओगे जब दोनों एसिडिक सॉल्यूशन में सेम एसिड प्रेजेंट होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर दोनों एसिडिक सॉल्यूशन में सेम एसिड प्रेजेंट है तो आप मिक्सचर की मोलारिटी कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन अगर दोनों सॉल्यूशन में सेम एसिड नहीं प्रेजेंट है तो आप मिक्सचर की मोलारिटी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, बल्कि वहां पे मिक्सचर की नॉर्मलिटी कैलकुलेट की जाएगी। अगर मान लो पहला वाला सॉल्यूशन HCl का है और दूसरा वाला सॉल्यूशन H2SO4 का है, अगर एक सॉल्यूशन HCl का है और दूसरा सॉल्यूशन H2SO4 का है तो आप वहां पे मिक्सचर की मोलारिटी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, बल्कि वहां पे मिक्सचर की नॉर्मलिटी कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, अगर दोनों सॉल्यूशन में सेम एसिड प्रेजेंट है तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर और नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों सॉल्यूशन में डिफरेंट एसिड है तो वहां पे मोलारिटी ऑफ मिक्सचर नहीं कैलकुलेट करोगे, बल्कि नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करोगे। नोट में लिख लो इस बात को, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। लिखो, इफ बोथ सॉल्यूशन possess same acid, if both solution possess same acid, then
both molarity and normality of mixture, then both molarity and normality of mixture can be determined. However, if they possess different acid, then only the normality of mixture can be determined. तो यहाँ पे मोलारिटी और नॉर्मलिटी दोनों कैलकुलेट किया जा सकता था क्योंकि दोनों एसिड सेम है, बट अगर एसिड डिफरेंट होते तो सिर्फ हम नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट कर पाते। तो यहाँ पे देखो बेटा, H2SO4 सोल्यूशन 1 है और H2SO4 सोल्यूशन 2 है। H2SO4 सोल्यूशन 1 का वॉल्यूम 50 मिलीलीटर और मोलारिटी 0.2 मोलर है। H2SO4 सोल्यूशन 2 का वॉल्यूम 50 मिलीलीटर और मोलारिटी 0.3 मोलर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मोलारिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ये मोलारिटी ऑफ मिक्सचर होगा। यानी कि 0.2 इंटू 50 प्लस 0.3 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 50। तो 0.2 इंटू 50 10, 0.3 इंटू 50 15 बाई 100, तो ये आ गया बेटा 0.25 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। अगर आपको नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है तो देखो, जो एसिड प्रेजेंट है उसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। यहाँ पे जो एसिड प्रेजेंट है उसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इंटू 2, 0.25 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 0.50 ग्राम इक्वलेंट पर लीटर। अगर आपको नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करना होता तो वो आ जाता बेटा मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है तो सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, इसलिए मिक्सचर की नॉर्मलिटी 0.50 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होगी। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। देखो 5 मिलीलीटर ऑफ 1 नॉर्मल HCl, 5 मिलीलीटर ऑफ 1 नॉर्मल HCl, 20 मिलीलीटर ऑफ 1/2 नॉर्मल H2SO4, 20 मिलीलीटर ऑफ 1/2 नॉर्मल H2SO4 and 30 milliliter of 1/3 normal HNO3
and 30 milliliter of 1/3 normal HNO3 are mixed together, and their volume made 1 liter, and their volume made 1 liter by adding water, and their volume made 1 liter by adding water. Find the normality of the resulting solution. Find the normality of resulting solution produced. जो सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? सही आंसर है। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमें नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है। सारे सॉल्यूशन एसिड के हैं, तो अब देखो पहले वाले सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1 और वॉल्यूम 5 मिलीलीटर है। दूसरे वाले सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी हाफ और वॉल्यूम 20 मिलीलीटर है। तीसरे वाले सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1/3 और वॉल्यूम 30 मिलीलीटर है, अपॉन टोटल वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर। मैं देखो ऊपर में वॉल्यूम हमने मिलीलीटर में लिया, इसलिए डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम मैं मिलीलीटर में ही ले रहा हूं। ठीक है, अगर ऊपर वाला वॉल्यूम हमने लीटर में लिया होता तो डिनोमिनेटर वॉल्यूम भी हमें लीटर में लेना पड़ता है। तो ये इस बात का ध्यान रखना है आपको, अगर V1, V2, V3 मिलीलीटर में है तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर भी आपको मिलीलीटर में ही लेना है। अगर लीटर में है तो लीटर में लेना है। तो अब आप यहां से सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 5 + 10 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ गया 25 × 10⁻³ यानी कि 2.5 × 10⁻² ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या 1/40 नॉर्मल। अब देखो, ये तो हम ऐसे मिक्सचर को कंसीडर करें जहां पे सिर्फ एसिड्स या सिर्फ बेसिस प्रेजेंट है। क्या होगा जब आप एक ऐसा मिक्सचर को कंसीडर करोगे जो एसिड और बेस को मिक्स करके बना होगा? तो आप नोट कर लो, डिटर्मिनेशन ऑफ concentration of acid and base, determination of concentration of mixture of acid and base। तो देखो, अगर हमारे पास एक एसिड सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन 1 और बेस सॉल्यूशन 2, एसिड सॉल्यूशन 1 है
उसके साथ बेस सोल्यूशन 2 को मिक्स किया जा रहा है और एक मिक्सचर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मान लो एसिड सोल्यूशन 1 की नॉर्मलिटी N1 और वॉल्यूम V1 है, बेस सोल्यूशन 2 की नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम V2 है, और हम मिक्सचर की नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब देखो, आपको पता है कि एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो अगर एसिड और बेस दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो जिसका ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होगा लास्ट में वो बचेगा। अगर एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट बेस से ज्यादा है तो लास्ट में एसिड बचेगा, और अगर बेस का ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है एसिड से तो लास्ट में बेस बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आप फाइनल सॉल्यूशन का नेचर पता कर सकते हो। तो इसमें अलग अलग केसेस बन जाते हैं। फर्स्ट केस लिखो, if number of gram equivalent of acid, if number of gram equivalent of acid is greater than number of gram equivalent of base, then final solution must be basic. Then final solution must be basic. अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, then final solution must be acidic, क्योंकि एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है। Then final solution must be acidic. तो देखो, अगर एसिडिक है तो लास्ट में एसिड बचेगा, मिक्सचर के अंदर एसिड होगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन मिक्सचर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। क्योंकि जितना बेस होगा बेटा, बेस का जितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो अपने ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। जितना ग्राम इक्विवेलेंट बेस का होगा वो अपने ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो बाकी जो एसिड है वो बचा रहेगा। तो अब देखो, हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन मिक्सचर, इज इक्वल टू N1V1, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, माइनस N2V2 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो यहां से आ गया बेटा, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर is equal to N1V1 minus N2V2 divided by volume of mixture, जो कि V1 plus V2 के बराबर होगा। और देखो, क्योंकि ये सोल्यूशन एसिडिक है तो ये मिक्सचर की नॉर्मलिटी जो निकालोगे ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बराबर आएगी। मैंने अभी बताया था कि एसिडिक सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बराबर होती है, तो इससे आप इसका पीएच निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा सबको? सबको क्लियर हो गया ना? इसी तरीके से देखो, सेकंड केस यहां पे क्या होगा। सेकंड केस बोला है, इफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज लेस देन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, इफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज लेस देन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। लिखो इसको,
if number of gram equivalent of acid is less than the number of gram equivalent of base, then resulting solution should be basic. Then resulting solution should be basic. तो तब जो सोल्यूशन प्रोड्यूस होगा वो कैसा सोल्यूशन होगा? बोल रहा है वो बेसिक सोल्यूशन होगा. देन रिजल्टिंग सोल्यूशन शुड बी बेसिक. तो अब क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन मिक्सचर, क्योंकि लास्ट में बेस बचेगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन मिक्सचर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड. अगर समझ के चलोगे ना तो ये सब कुछ बहुत आसान है, आपको कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन मिक्सचर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड. तब ये हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस N2V2 और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड N1V1. तो N2V2 माइनस N1V1. तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा N2V2 माइनस N1V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2. और क्योंकि ये बेसिक सोल्यूशन की नॉर्मलिटी है इसलिए ये नॉर्मलिटी हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के बराबर होगी. बेसिक सोल्यूशन के नॉर्मलिटी हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के बराबर होगी. एसिडिक सोल्यूशन की नॉर्मलिटी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बराबर होगी. तो यहां से आप POH निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया सेकंड केस. जब एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट को कंपेयर करने पे हमें पता चला कि बेस के ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा है. एक तीसरा केस भी आता है इसमें, थर्ड केस, अगर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है. If number of gram equivalent of acid is equal to number of gram equivalent of base. अब देखो यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, अगर एसिड जो हमने लिया है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस जो हमने लिया है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा. इस बात को लिख लेना. If both acid and base taken, if both acid and base taken are strong, if both acid and base taken are strong, इस कंडीशन के साथ बोल रहा हूं, if both acid and base taken are strong, then complete neutralization takes place. Then complete neutralization takes place. Then complete neutralization takes place. Under such condition, normality of mixture, under such condition normality of mixture जो आएगा वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बराबर भी होगा और वही हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन भी होगा. इस कंडीशन में जो मिक्सचर के नॉर्मलिटी आप कैलकुलेट करोगे वही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा और वही हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन होगा, बिकॉज सोल्यूशन न्यूट्रल है. तो न्यूट्रल सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन दोनों बराबर होते हैं और ये वैल्यू बेटा 10⁻⁻7 के इक्वल होती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. इसीलिए न्यूट्रल सोल्यूशन का जो पीएच आता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो 7 आता है.
अगर प्योर वाटर है, प्योर वाटर का पीएच एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 7 होगा, वो इसी के बेसिस पे आता है। नोट करो क्वेश्चन, लिखो। if 40 milliliter of 0.5 molar, if 40 milliliter of 0.5 molar HCl, if 40 milliliter of 0.5 molar HCl, 20 milliliter of 0.2 molar HCl, H2SO4, 20 milliliter of 0.2 molar H2SO4 and 30 milliliter of 0.5 molar and 30 milliliter of 0.5 molar NaOH and 30 milliliter of 0.5 molar NaOH are mixed, then determine the normality, and nature, of the final solution produced. Then determine the normality and nature of the final solution produced. Zero point one normal. ठीक है, बेटा देखो यहाँ पे हमने HCl सोल्यूशन, H2SO4 सोल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इन तीनों को मिक्स करके एक मिक्सचर प्रोड्यूस किया है। इन तीनों को मिक्स करके हम एक मिक्सचर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो
HCl सोल्यूशन के बारे में बोल रहे हैं कि 40 मिलीलीटर वॉल्यूम है इसका, और इसका नॉर्मलिटी कितना है? HCl सोल्यूशन का नॉर्मलिटी 0.5, और H2SO4 सोल्यूशन का 20 मिलीलीटर और नॉर्मलिटी 0.2 है, आई थिंक 0.2 H2SO4 की, ठीक है। और NaOH सोल्यूशन का 30 मिलीलीटर और 0.5 नॉर्मल, ये हमने मिक्स किया बेटा। तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है हमें। तो नॉर्मल देखो, ये दोनों तो एसिड है, इनके ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐड हो जाएंगे, और ये बेस है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हो जाएगा बेटा N1V1 प्लस N2V2 माइनस N3V3 डिवाइडेड बाय तीनों के वॉल्यूम का सम, टोटल वॉल्यूम होगा। N1V1 प्लस N2V2 माइनस N3V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो ये आ गया 40 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू 0.2 माइनस 30 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 90। तो 40 इंटू 0.5 20 प्लस 4, ठीक है, 20 प्लस 4 माइनस 15 बाय 90, 9 बाय 90, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहां पे ये जो वैल्यू आएगी, क्योंकि फाइनल सोल्यूशन एसिडिक है, एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा है, तो फाइनल सोल्यूशन एसिडिक है, तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर आपको पता चल गया, तो आप इस मिक्सचर का पीएच निकाल सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? ये मिक्सिंग के बाद सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो देखो, कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट का डिस्कशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चैप्टर में आपको टाइट्रेशन के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। अगर हम ये पूरा कंप्लीट तरीके से अगर इस चैप्टर को पढ़ें, तो आपको अभी यहाँ पे इस चैप्टर में एक तो टाइट्रेशंस पढ़ने हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन, उनका पूरा डिटेल पढ़ना है। रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग पढ़नी है। बट मैं अभी कुछ पार्ट छोड़ रहा हूं। ये जो पार्ट मैं छोड़ रहा हूं, इसको डिस्कस करने में 4 से 5 लेक्चर लगते हैं, 4 to 5 लेक्चर। और अब मैं ये इस पार्ट को डिस्कस करूंगा जब मैं रिडॉक्स रिएक्शन कराऊंगा आपको। रिडॉक्स रिएक्शन अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें, तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो सेकंड वॉल्यूम है एनसीईआरटी का, उसका फर्स्ट चैप्टर है। एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 फर्स्ट चैप्टर, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैं जब रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग और टाइट्रेशन कराऊंगा, तो वहीं पे आपको वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन भी कराऊंगा। तो अभी कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको डिफरेंट बुक्स में मिलेंगे, अभी आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज मैंने अभी वो कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं है। ठीक है। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, ये हम लोग बाद में देखेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम कराने के बाद मैं इसको कराऊंगा। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस होगी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो तब ये पार्ट डिस्कस होगा। तो ये चीज बतानी जरूरी है। अच्छा, एक और बात, 2 और कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स हैं जिनका डिस्कशन बुकलेट में गिवन है। एक कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम, और एक कंसंट्रेशन यूनिट है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको
कल की क्लास में, ठीक है, कल की क्लास में मैं पहले ये दोनों कंसेप्ट को बताऊंगा। अच्छा, कल की क्लास हम लोग थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करेंगे। कल वाली क्लास जो है मैं 4 बजे स्टार्ट करूंगा बेटा, ध्यान से सुन लो। कल वाली क्लास हम लोग 4 o'clock स्टार्ट करेंगे, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं लगभग 25 मिनट मुझे लगेगा इन दोनों कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट को डिस्कस करने में। मैं ये दोनों यूनिट्स पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया सबको? कल वाली क्लास 4 बजे स्टार्ट होगी बेटा, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग।